हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर। और पिछले क्लास में हमने इसमें समझा था कि मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा एनसीईआरटी का जो अगला पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है पॉइंट 1.9, जो कि है प्रतिशत संगठन यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन। प्रतिशत संगठन क्या हो? हम जानते हैं कि जब एक से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? यौगिकों का निर्माण होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी जो यौगिक होता है वो एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है और वह तत्व एक निश्चित अनुपात में भी होते हैं। अब कोई भी हमारे पास एक यौगिक है, यदि उसका एक अणुसूत्र ले लें या उसका एक अणु ले लें तो उसका जो अणुसूत्र में जो हमारे पास विभिन्न तत्व हैं वह किस प्रतिशतता में अपना योगदान दे रहे हैं, कितने प्रतिशत में उनको मिलाया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? उन तत्वों का प्रतिशत संगठन। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं कि किसी या कोई यौगिक, लिखते हैं इसको, कोई यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है यौगिक के अणुसूत्र में किसी तत्व का कितना प्रतिशत योगदान है अथवा तत्व कितने प्रतिशत समाहित है वह ही उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाता है। उस तत्व का उस यौगिक में, तत्व का उस यौगिक या यौगिक के अणुसूत्र में प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो मुझे लग रहा है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। हमने कहा, मान लेते हैं हम कोई एक यौगिक ले रहे हैं और सरल ले रहे हैं बिल्कुल। हमने कहा मान लेते हैं जल लिया मैंने, तो आप जानते हैं जो जल का सूत्र होता है वो होता है H2O, यानी कि जल का क्या है? अणुसूत्र है। अब यह अणुसूत्र हमें क्या बताता है? यह अणुसूत्र हमें यह बताता है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में संयुक्त होकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। अब यदि इसमें हम कहें कि हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन बताइए, या ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बताइए, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? और यही हमारा क्या होगा? इस यौगिक में अलग अलग तत्वों का प्रतिशत संगठन कहलाएगा। तो यदि प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। आपको याद हो, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कोई भी अणु यदि हम लें, उस अणु का यदि हम अणुभार ज्ञात करें, उस अणुभार को यदि ग्राम के पदों में व्यक्त किया जाए, ग्राम में व्यक्त कर दिया जाए, तो जो ग्राम में व्यक्त करते हैं वही हमारा संख्यात्मक रूप से मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं H2O का अणुभार लिख लीजिए या अणु द्रव्यमान लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा H प्लस 1 गुणा O। तो 2 गुणा हाइड्रोजन का जो हम कह सकते हैं परमाणु भार होता है वह बराबर किसके होता है? 1 के होता है। यदि एग्जैक्ट लिखेंगे तो 1.008 के बराबर होगा, तो उसको 1 लिख लेते हैं। और साथ में आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? वो हम जानते हैं वो किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। यह बात हमने आपको पहले बता रखी है। हमने आपको
एक वीडियोस में, इससे एक दो पहले वीडियो में बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक और वह जो तत्व हैं जितने भी हैं संकेत, उनके परमाणु भार आप अवश्य ही याद कर लीजिए, वो बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए यहां पर भी वही दोनों चीजें आ रही हैं। तो निकालें 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, तो टोटल कितना आ गया 18। यानी कि H2O का जो अणुभार है वो 18 है। इसका अर्थ है यदि इसको ग्राम में व्यक्त करें तो 18 ग्राम यदि अणु कह दें तो इसका अर्थ है यह क्या होगा 18 मोलर, 18 मोल अणु भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है यह 18 क्या है H2O का मोलर द्रव्यमान है। तो क्या लिखेंगे अतः H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना हो गया 18 हो गया। ये चीजें बीच की चीजें मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं आपको कि आपको पीछे की चीजें रिकॉल हो जाए। तो अब हमें यह तो पता चल गया H2O का कुल अणुभार या फिर उसका मोलर द्रव्यमान कितना है। अब हमें ज्ञात करना है कि H2O में जल का प्रतिशत संगठन कितना है या ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना है। तो इसके लिए सूत्र होता है कि किसी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटे हम क्या लिख लेते हैं उसका मोलर द्रव्यमान। किसका यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ये देखिए इसका सूत्र होता है किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन यानी कि तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटे मोलर द्रव्यमान। इतना भी लिख लें तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो लिखते हैं अब निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन बराबर क्या होगा तत्व का द्रव्यमान किसका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2 हैं। तो क्या लिखेंगे इसका द्रव्यमान 2 गुणा 1। तो ये 2 गुणा 1 क्या हो गया हाइड्रोजन का आ गया और साथ में क्या आ गया मल्टीप्लाई ये तत्व का द्रव्यमान 2 गुणा 1 आ गया हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 क्या है क्योंकि इसके 2 परमाणु हैं, और गुणा 1 क्या है क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितने के बराबर है 1 के बराबर होता है लगभग। तो 2 गुणा 1 मल्टीप्लाई क्या है साथ में 100 बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला हमने 18। तो इसे लिख लेते हैं 18। तो टोटल कितना आ गया 2 गुणा 100 यानी कि 200 बटे 18। तो भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 18 एकम 18 बच गया 2। फिर से लिखेंगे 18 एकम 18 11.11 इसमें के बराबर आएगा, यानी कि इसको हम लगभग लिख सकते हैं 11%। तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत संगठन है वो लगभग 11% के बराबर है। आप चाहे इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं। अब हम कहें हाइड्रोजन का तो निकल गया, अब ऑक्सीजन का क्या होगा। तो लिखेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन तो क्या आ जाएगा सीधे लिख दें। तो ये ऑक्सीजन के कितने केवल 1 परमाणु है तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि 1 परमाणु 1 गुणा और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है 16 के बराबर। मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 बटे कितना आ गया 18। यही वाला सूत्र है तत्व का द्रव्यमान 16 गुणा 1। 16 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 1 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है यहां पर, इसलिए मैंने आगे 1 लिखा है, गुणा 100 तो प्रतिशतता में कन्वर्ट करने के लिए। अब बटे टोटल द्रव्यमान यानी कि इसका अणुभार कितना है 18 है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1600 बटे 18। तो 18 का यदि इसमें भाग दे दें तो लगभग ये जो हमारा निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा लगभग 89% के लगभग बराबर आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो H2O में H का प्रतिशत संगठन लगभग 11% और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत संगठन है वो लगभग 89% के बराबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं किसी यौगिक में अलग अलग तत्वों का प्रतिशत संगठन को ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहां हम ले लेते हैं। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है एथेनॉल का। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो अब इसका यदि हम क्या निकालें मोलर द्रव्यमान निकालें। अब मैं सीधे लिख रहा हूं इसको, देखिए मोलर द्रव्यमान यानी कि इसका अणुभार। तो क्या आ जाएगा हाइड्रोजन के कार्बन के 2 हैं तो क्या आ जाएगा 2 गुणा कार्बन के कितने होते हैं 12, हाइड्रोजन के कितने C2H5 है
एथेनॉल का होता है C2H5। तो क्या है, हाइड्रोजन के कितने हो गए 5 और एक ही हो गया, कितना हो गया टोटल 6। तो क्या हो गया 6 गुणा H का मोल जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 प्लस, तो देखिए हमने किस किस के लिख लिए, ये 2 गुणा 12, 12 किसका कार्बन का, फिर प्लस 6 गुणा 1, 6 क्या है हाइड्रोजन के 5 यहाँ एक ही है, तो हाइड्रोजन के टोटल परमाणु कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है और उसका द्रव्यमान कितना होता है 16। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, तो ये कितने हो गए 40 और 6 46 के बराबर आ गया। तो यानी कि मोलर द्रव्यमान जो एथेनॉल का निकल के आया वो कितना है 46 है। अब आपको इसमें निकालना है C का, H का और O का प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे C का प्रतिशत संगठन बराबर, तो सूत्र क्या था, तत्व का द्रव्यमान, तो किसका निकालना है देखिए कार्बन का, ध्यान रखिएगा कार्बन का। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं 2, तो लिखेंगे 2 गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो कार्बन के 2 परमाणु का द्रव्यमान 2 गुणा 12 मल्टीप्लाई क्या है 100, 100 बटे टोटल मात्रा कितनी आ गई इसकी, ये आ गई हमारी 46, ये आ गई। इसके अलावा जैसे ही हम इसके अलावा यदि निकालना चाहें किसका, मान लो हम हाइड्रोजन का निकालना था, तो H क्या हो जाएगा, H का प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, यह हमारा बराबर आ जाएगा, अब हाइड्रोजन के कितने थे 5 ये हैं और एक ही हो गया, कितने हो गए 6, तो 6 गुणा 1 मल्टीप्लाई 100 बटे कितना आ गया 46, ये आ गया हमारे पास। तीसरा हम कहें कौन सा हमारे पास बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के कितने परमाणु केवल एक है, तो क्या लिखेंगे यहां पे आ जाएगा 1 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुणा सूत्र में क्या है यहाँ 100, क्योंकि ये प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो क्या गया 100 और बटे कितना आ गया हमारा 46। तो बस आप इनको कैलकुलेट करके लिखिए और ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या लगा दीजिए प्रतिशत लगा दीजिए, और वही हमारा क्या होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन होगा, किसमें एथेनॉल में C2H5OH में। तो मुझे लगता है काफी आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आपको निश्चित मानिए काफी आसान लगेंगे, लेकिन यदि आप केवल इसको देख करके, वीडियो को देख करके निकल जाएंगे तो प्यारे बच्चों फिर बाद में दोबारा नहीं होंगे ये क्वेश्चन। काफी सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर पूरा समझ में आ गया, बाद में कहते हैं सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जब वीडियो देख रहे थे तो केवल देख रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे आप लोग। और यदि आप उसी समय प्रैक्टिस कर देते, हाथों हाथ लिखते, एक बार कॉपी बंद करके फिर क्वेश्चन लेकर के अपने आप से करते, 1-2 बार करते, तो क्यों नहीं आपको आते। अब ध्यान रखिए पढ़ाई में समझने के साथ साथ आपका अभ्यास करना भी जरूरी है, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप क्या होंगे इसमें पारंगत हो जाएंगे। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम समझते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र, जो कि हमारा अगला टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी का 1.9.1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ, हम जानते हैं कोई यौगिक यदि हम लें तो वो एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण से क्या होता है तैयार होता है, अर्थात एक से अधिक तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिलाएं तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। तो किसी यौगिक में विभिन्न जो तत्व हैं, जिन तत्वों से वो मिल करके बना हुआ है, उन तत्वों को यदि हम एक सरल अनुपात के रूप में या सरल पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में व्यक्त करें तो उससे हमें जो सूत्र प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। जबकि अणु सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सही सही संख्या के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो वह हमारा क्या होता है अणु सूत्र होता है। तो इन दोनों चीजों को हम एक बार परिभाषाओं को लिख लेते हैं, फिर इनमें रिलेशन भी बताएंगे। तो क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, तो यह सूत्र क्या कहता है, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को सरलतम
पूर्ण संख्या अनुपात में प्रदर्शित किया जाए तो उस सूत्र को तो यौगिक के उस सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि विभिन्न तत्वों को सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में। अब देखिए अणु सूत्र का क्या परिभाषा होती है, तो लिखते हैं अणु सूत्र। तो इसको लिखते हैं किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि मूलानुपाती सूत्र में तो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में हम तत्वों को प्रदर्शित करते हैं जिनसे मिलकर यौगिक बन रहा है, जबकि अणु सूत्र में जो यौगिक के अणु में जो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिस निश्चित संख्या के से उपस्थित होते हैं उन संख्याओं को वास्तविक रूप से प्रदर्शित किया जाता है अणु सूत्र में। अब कहीं इन दोनों में क्या कुछ रिलेशन है, तो संबंध भी इनमें सूत्र भी होता है। अणु सूत्र बराबर होता है बराबर n और गुणा ये होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, जहां n वह सरलतम अनुपात है जिसकी हम यहां पर क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो अब इसको हम डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, इसको यहां पर लिख लेते हैं कि एक यौगिक में, एग्जाम्पल है हमारा यह है, एक यौगिक में 4.07 हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन तथा 71.65 क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र क्या होंगे। तो हमें क्या क्या दे दिया है, उदाहरण है 1.2। हमें डाटा क्या क्या दे दिए हैं, हमें दे दिया है हाइड्रोजन 4.07, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 4.07। दूसरा हमें दिया है कार्बन का प्रतिशत, कार्बन की प्रतिशतता कितनी दे दी, ये हमें दे दी 71.6, नहीं ये दिए 24.27% और तीसरी क्लोरीन की हमें दे दी, नीचे लिख लेते हैं, क्लोरीन की प्रतिशतता हमें दी है वह दिए 71.65 और साथ ही हमको क्या दे दिया, मोलर द्रव्यमान दे दिया, यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96, ये दे दिया मोलर द्रव्यमान 98.96। तो ज्ञात क्या करना है हमें, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र एक तो ये ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है अणु सूत्र। ये दो चीजें हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इस एग्जांपल से हमें मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र के बारे में जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे बिल्कुल क्लियर भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसको जब करना होता है तो हमारे पास एक सरल मेथड ये होता है कि हम टेबुलेशन की फॉर्म में इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, यदि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र जब वहां ज्ञात करते थे, खासकर मूलानुपाती सूत्र, तो क्या करते थे, एक टेबल की फॉर्म में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो क्या करते हैं, टेबल किस प्रकार से बनेगी, टेबल हम बना रहे हैं,
सबसे पहले ऐसे टेबल बनाते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम लिखते हैं तत्व, तत्व के बाद दूसरा आता है तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार। तीसरा हम लेंगे इसकी प्रतिशतता, कोई कौन सा तत्व कितना प्रतिशत है, प्रतिशतता। और चौथा हम जो ज्ञात करेंगे वो हम ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर मोलों की संख्या कितनी है, कौन से किस तत्व के कितने मोलों की संख्या है। तो लिखेंगे मोलों की संख्या, और फिर निकालते हैं हम मोलों की संख्या। यदि ज्ञात कर लें तो उनके बीच में सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं, जो कि हमने यहां पर कहा, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र निकाल रहे हैं तो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात, तो सरलतम अनुपात लिखते हैं। मोलों का, यहां पे लिख लेते हैं मोलों का सरलतम अनुपात, और फिर उसी जो सरलतम अनुपात आता है उसको लिख लेते हैं पूर्णांक में, पूर्णांक में। तो इस टेबल का हम क्या करेंगे, यहां पर उपयोग करेंगे, इसको पूरा बना लेते हैं। इस प्रकार से। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, तो यहां लिख लिया मैंने हाइड्रोजन। दूसरा तत्व क्या है, कार्बन, तो यहां पे लिख लिया कार्बन। तीसरा तत्व क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिख लिया हमने, क्लोरीन। अब ये देखिए कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, क्योंकि ये सब चीजें डेसिबल्स में दी हुई है, तो हम इन तीनों तत्वों के जो हमारे परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनको भी डेसिमल्स में ही व्यक्त करेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1.008, कार्बन का जो होता है वो होता है हमारा 12, तो एग्जैक्ट होता है 12.01। क्लोरीन का हम 35.495 इसके लगभग होता है, उसको हम लगभग 35.5 ही ले लेते हैं। अब ये देखिए कि हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशतता है, 4%, 4.07% है हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, 24.27%, 24.27% है। और क्लोरीन कितना है, 71.65%, तो लिखेंगे 71.65%। अब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मोलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, यह सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर जो हमारा तत्व प्रतिशत के रूप में हमें दिया गया है, यानी कि तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे उसका परमाणु द्रव्यमान, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। तो तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी आ जाएगी, तत्व की प्रतिशत मात्रा 4.07, तो लिखेंगे 4.07 बटे इसका द्रव्यमान कितना है 1.008, यह आ गया। ऐसी कार्बन का लिखेंगे तो प्रतिशत कितना है 24.27 बटे इसका परमाणु भार कितना है या परमाणु द्रव्यमान कितना है 12.01। और तीसरा क्लोरीन का कितना है प्रतिशत 71.65, और इसमें भाग किसका दे देंगे 35.5 का, इसका भाग दे दिया। अब हमने भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा मान, थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको। तो अब यदि इसमें भाग दिया जाए, क्योंकि इसी सूत्र से हमने ये निकाला है ना मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बस तत्व की प्रतिशत मात्रा, तो हाइड्रोजन की निकाले तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इतनी थी बटे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, तो ये इतना आ गया। यदि भाग देंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जब 4.07 में 1.008 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 4.04, 4.04। इसमें भाग देंगे 12 दूनी 24, तो ये हमारा आएगा 2.02, और ये 35 दूनी 70, इसको भी भाग देंगे तो 2.02 ही आएगा। तो अब इस टेबल को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ये इतनी यहां कर रहे हैं, इतनी यहां कर देते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब मोलों का सरलतम अनुपात ज्ञात करना। सरलतम अनुपात मतलब इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन तीनों में देखा जाए 2.02 है, तो इससे तीनों में भाग देंगे तो 4.04 बटे 2.02,
ध्यान रखिए क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सरलतम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। इसमें भी ऐसी करिए, 2.02 में सबसे छोटी संख्या ये है 2.02, ये भी 2.02 में 2.02 का भाग दे रहे हैं। तो जो भी सबसे छोटी संख्या होती है उसका सब में आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब अगली टेबल का अगला फॉर्मेट आता है जो कि आता है पूर्णांक में। पूर्णांकों में ही है ये मान, तो ये आ गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो अब हमें यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है कि कार्बन के कितने, 1, तो क्या लिखेंगे C1। हाइड्रोजन के कितने, 2, तो लिखेंगे HK2। और फिर क्लोरीन का कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे Cl1। तो इसका अर्थ मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या आ गया, यह आ गया CH2Cl। यह हमारा क्या निकल गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो मूलानुपाती सूत्र तो हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो अणुसूत्र को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप देखिए कि हमने यहां पर लिखा था सूत्र, अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो इसी बात को लिखेंगे, चूंकि अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र के होता है, मूलानुपाती सूत्र के होता है। तो अब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र आया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आ जाएगा, कितना है, C, 1 C है कार्बन। और अब कार्बन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, यानी कि 1 गुणा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस, क्योंकि अणु भार तो हमने निकालना आपको बता दिया है ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही निकालना है हमने इसे। हाइड्रोजन के कितने, 2, तो लिख लिया 2 गुणा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, परमाणु द्रव्यमान वो हमारे पास कितना होता है, 1। यहां हम लगभग में ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और क्लोरीन के कितने होते हैं हमारे पास, या एग्जैक्ट यदि निकाल लें, एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोरीन, कार्बन का, तो कार्बन का कितना है 12.1, तो सीधे 12.01 प्लस हाइड्रोजन के कितने 2 गुणा हाइड्रोजन कितना है 1.008, 1.008 प्लस क्लोरीन का कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 35.5। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका मान निकल के आएगा 49.98। ये हमारा निकल गया यहां पर। तो अब अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र के। तो सबसे पहले n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो n का मान क्या ज्ञात होगा, n बराबर हमारा होता है अणुभार, चाहे वो मोलर भार हो या मोलर द्रव्यमान हो। आपको प्रश्न में क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान, तो अणुभार या मोलर अणु, आप अणुभार भी लिख सकते हैं और मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। अणु का मोलर द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो ये निकालेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो n की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा n बराबर अणु का मोलर द्रव्यमान, तो कितना दिया मोलर द्रव्यमान 98.96, तो लिखेंगे 98.96 डिवाइडेड बाय मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना है 49.98, तो लिखेंगे 49.98। इसको भाग देंगे तो n का मान किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। इसका अर्थ है हमें अब n की वैल्यू पता चल गई। अब हमें सीधे ये वाला सूत्र लगाना है, अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि अणुसूत्र बराबर हो जाएगा n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो अब n का मान कितना आ गया 2, और मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2Cl। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या गया C2H4Cl2, और यही हमारा क्या होगा, अणुसूत्र
होगा। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो तरीका है, एक सिस्टम है, उसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तत्व जो दिए हुए हैं वो लिखने हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आपको पता होने चाहिए, नहीं होंगे तो आपको बुक्स उसमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे एग्जाम में। ये आपकी कितने प्रतिशत में है वो प्रश्न में दिया हुआ है। तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दीजिए, तो आपकी मोलों की संख्या आ गई। उन मोलों की संख्या को सरलतम अनुपात में ज्ञात करने के लिए जो भी आपके पास डाटा आए हैं उनमें सबसे छोटी जो संख्या उससे सब में भाग दे दीजिए। तो जो आपके पास आंसर आएंगे यदि वो पूर्णांकों में है तो अगले टेबल के अगले हिस्से में उसको वैसे ही लिख लीजिए, इस प्रकार से पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्रम से लिखें तो पहले C आ गया, फिर H आ गया, फिर क्या गया Cl आ गया। तो C1 क्योंकि कार्बन का कितना था 1, हाइड्रोजन के कितने थे 2 और क्लोरीन का कितना था 1, तो ऐसे लिख लिया। यह मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब हम जानते हैं अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए तो क्या आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, हमने जैसे अणु सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना आपको बताया था अणुभार, वैसे इसका ज्ञात कर लीजिए। अब सूत्र आपके पास होता है कि n बराबर हमारा होता है अणु का मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, भाग दीजिए, n का मान आपको मिल जाएगा। बस फिर ये सूत्र लगा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये 11th में ही आया है, ये पहले चैप्टर में आया है। इसका अर्थ है कि पिछली क्लासेस में यह चीज आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिटेल में समझाएंगे। अब हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को एक और एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, किसी गैसीय हाइड्रोकार्बन के विश्लेषण पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। तो क्या है, इसमें कार्बन 83% तथा हाइड्रोजन 17% पाया गया। एसटीपी पर 132 मिलीलीटर का भार 0.342 ग्राम पाया गया। हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में एक अंतर हमने करा है। हमने पिछले प्रश्न में जो था, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ था, उसमें हमें अणु भार जो मोलर द्रव्यमान था यौगिक का या अणु का, वो हमारे को दे रखा था डायरेक्ट ग्राम में। यहां पर हमें आयतन के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को इसमें हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। और इसमें हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमने पीछे आपको जो मोल कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें आपको बताया था कि 1 ग्राम अणु बराबर होता है 1 मोल अणु के, और 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है 1 मोल परमाणु के। और ठीक इसी प्रकार से हमने वहां आपको आयतन के रूप में भी मोलर को समझाया था कि 1 मोल अणुओं का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यदि आपको ध्यान हो तो उसकी हेल्प से यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र को। तो मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तत्व, फिर उसका लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान लिखिए या परमाणु भार लिखिए। देखिए, फिजिक्स में द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज हैं, जबकि यहां पर हम बहुत सी जगह उसी को द्रव्यमान लिख लेते हैं, उसी चीज को भार लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, तत्व आ गया, परमाणु द्रव्यमान आ गया, ये हमारी प्रतिशत मात्रा आ गई। फिर प्रतिशत मात्रा के बाद हमने आपको बताया था मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के बाद हमने आपको कहा था, उसमें आपको सरल अनुपात ज्ञात कहा था, सरलतम अनुपात। और लास्ट में हमने कहा था किस में निकाल लीजिए, आप पूर्णांक में निकाल लीजिए। ये क्या निकालना है, पूर्णांक में ज्ञात करने के लिए कहा था। तो इस टेबल का यहां पर भी हमारा उपयोग होगा। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तत्व कौन कौन से हैं, केवल 2 ही तत्व दिए हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो यहां पर लिख लिया हमने कार्बन, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं हाइड्रोजन। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है आप जानते हैं वो 12.01 होता है, यहां पर हम उसे सिर्फ 12 ही ले रहे हैं। और
इसी प्रकार से हाइड्रोजन का होता है 1.008। तो कैलकुलेशन में इजीनेस करने के लिए हम सीधे क्या ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं। अब इनकी प्रतिशत मात्राएं देखिए कितनी, 83 और यहाँ 17। यदि यहाँ डेसिमल में होती तो आप इनको भी डेसिमल में ले सकते थे, ये पूर्णांकों में है तो आप पूर्णांक में ले लीजिए। तो कार्बन की कितनी 83%, तो लिखेंगे यहाँ पर 83%। और ये कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है 17%, तो लिख लेंगे 17%। अब मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, वह बराबर हमारा होता है 83% मात्रा में यदि हम भाग दे दें परमाणु द्रव्यमान का 12 का, तो भाग देके निकालिए कितना आ जाएगा, यहां हमारा आ जाएगा 12×6 72, हमारा फिर 11 बच जाएगा, 12×8 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 आ जाएगा। और फिर 12 एकम 12, लगभग 6.91 के बराबर आएगा। और यहां पर हम करें तो सीधे 17 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 17 ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज आपको सारी समझ में आ गई होगी। ये पिछले वाले प्रश्न में भी हमने ये करी थी। यहां पर टेबल को बंद कर दिया। तो हमारे पास क्या क्या मान आ गए, हमारे पास मान आया 6.91 और दूसरा आया 17। हमने कहा था इसको सरलतम अनुपात में कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे छोटी संख्या जो होती है उसका भाग देते चले जाते हैं सब में। तो सबसे छोटी संख्या कितनी, 6.91। तो 6.91 का इसी में पहले 6.91 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहां पर कितनी है 17, तो 17 में 6.91 का यदि भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 2.5 के लगभग आ जाएगा, 2.5 के लगभग आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये लगभग किसके बराबर है, 7 के बराबर। 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 3 बज गया, यानी कि वो लगभग हाफ के बराबर होगा 2.5। तो सरल अनुपात क्या आया, ये आया 1 और ये कितना आया 2.5। इस पे ध्यान दीजिएगा, सरल अनुपात ये आए हैं, कार्बन का आया है 1 और हाइड्रोजन का कितना है 2.5। अब हमने क्या कहा था आपको कि अगले टेबल के अगले हिस्से में इनको पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करना है। तो ये तो पूर्णांक में है लेकिन ये पूर्णांक में नहीं है, 2.5 है। तो एक ऐसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि ये पूर्णांक में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो 2.5 है, कितने की गुणा करें कि ये पूर्णांक बन जाए, यदि 2 की गुणा करूंगा तो पूर्णांक बन जाएगा। तो 2 की गुणा करेंगे, 2.5 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा, 2.5 गुणा 2 यानी कि कितना आ गया 5। और तो इसमें 2 की गुणा करिए, इसमें भी 2 की गुणा कर लीजिए, तो 1 गुणा 2 तो कितना आ गया 2। तो कार्बन का मान कितना आ गया, कार्बन का मान हमारे पास आ गया 2 पूर्णांकों में, और हाइड्रोजन का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो लिखेंगे अतः मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, कार्बन के कितने होंगे 2 और हाइड्रोजन के कितने होंगे 5, C2H5। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब यदि आपको अणुसूत्र ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान बराबर, तो सूत्र द्रव्यमान हमने कहा था जैसे अणु सूत्र का द्रव्यमान निकालते हैं अणुभार, वैसे ही निकालना है। कार्बन के कितने हैं 2, तो लिख लेंगे 2, और कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 12, तो 2 गुणा 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 5, तो लिख लेंगे 5, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो लिख लिया 1, तो कितना आ गया 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5, तो कितना आ गया ये टोटल, ये आ गया 29। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया 29 आ गया। अब हमें यदि अणुसूत्र निकालना है तो हमारे पास एक सूत्र होता है, हम n की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो n बराबर हमारा होता है अणु सूत्र द्रव्यमान, और इसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले हमें अणुसूत्र द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसे अणुसूत्र द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो अब इसे ज्ञात करते हैं इधर से। तो हमें प्रश्न में क्या कहा है, एसटीपी पर 132 मिलीलीटर भार का भार 0.342 ग्राम पाया गया है। आपको पहले यह बात ध्यान देनी चाहिए कि चूंकि 1 ग्राम अणु बराबर होते हैं 1 मोल अणु, और इनका जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। किस पर, एसटीपी पर। यह हमने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल में समझाया था। तो
1 ग्राम अणु या 1 मोल अणु का जो आयतन है वो 22.4 लीटर है। यहां मिलीलीटर में इसको प्रदर्शित किया गया है, तो लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदल देंगे, 1000 के गुणा कर दीजिए, तो 22400 क्या लिख लेंगे, मिलीलीटर। मिलीलीटर में आ गया ये। अब प्रश्न में चलते हैं। 132 मिलीलीटर का भार कितना है, इतना, तो लिखते हैं 132 मिलीलीटर का भार बराबर 0.342 ग्राम। तो लिखेंगे 1 मिलीलीटर का भार, एक एक नियम 0.342 भाग दे देंगे 132 का, इतने ग्राम आ जाएगा। तो इतने मिलीलीटर का, क्योंकि हमें तो मोलर द्रव्यमान चाहिए ना, तो 1 मोल अणु का ही तो निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा, इसलिए 22400 मिली का भार बराबर 0.342 बटे 132 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा, सीधा ये आ जाएगा 1, ये इतना ही आ जाएगा 22400। तो अब यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो जो कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आने वाला है वह हमारा हो जाएगा 58। इसका अर्थ है कि जो हमारे पास अणु सूत्र दिया है या अणु जो हमारे पास यौगिक है उसका जो मोलर द्रव्यमान है अणु का वह कितना है, 58 के बराबर है। किसकी में, ग्राम, क्योंकि ग्राम में ही चल रहा है। तो इसे ही क्या लिख लेंगे हम, मोलर द्रव्यमान है ये, मोलर द्रव्यमान, जिसे हम अणुसूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। तो अब यहां n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, n बराबर अणु द्रव्यमान कितना हो गया 58 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना हो गया 29, भाग दे दें तो कितना आ गया 2, तो n का मान कितना आ गया 2। अब आप फिर से सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो क्या आ जाएगा अणु सूत्र बराबर n का मान कितना निकल गया 2 गुणा मूलानुपाती सूत्र हमारा कितना है C2H5, C2H5 ऐसे लिख लेते हैं, तो 2 के अंदर गुणा करते हैं, 2 के 2 में तो C4H10। तो यहां हमारा क्या निकल गया, अणु सूत्र निकल गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने इस आयतन वाले जो स्टेप था इसको यहां पर डाल करके हमने एक थोड़ा सा अलग तरीके से अणु सूत्र को निकालना आपको बताया। मुझे उम्मीद है ये आपको आसान लगा होगा। केवल क्या है कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को करने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एग्जाम्स में यदि किसी भी टाइप का आपको आएगा प्रश्न तो आपको वहां ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और यदि केवल एक ही टाइप के करते चले जाएंगे और वहां थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो फिर आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते ऐसी कोई स्थिति आए, इसलिए थोड़ा प्रश्नों को हम चेंज कर करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र को समझा। अब हम समझते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, क्योंकि यह हमारे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें काफी ज्यादा लाभदायक होगा। और यदि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आएगा तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। हम यहां पर कुछ समीकरण ले रहे हैं, मान ले रहे हैं सबसे पहले हम आयरन की यदि ऑक्साइड बनाएं तो हम जानते हैं यदि आयरन लें यानी कि Fe की यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें तो हमारा जो बनता है वो हमारा बन जाता है फेरस ऑक्साइड भी बनता है या फेरिक ऑक्साइड भी बनता है। तो हम यह ले रहे हैं फेरिक ऑक्साइड ले रहे हैं, Fe2O3 ले रहे हैं। तो देखिए यह हमारा क्या है, यह हमारा आयरन, यह हमारा क्या है ऑक्सीजन, और यह इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो इसको आप आयरन कह सकते हैं जिसको हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। और इनकी स्टेजें भी आपको पता होनी चाहिए। जो आयरन जो होता है आप जानते हैं ये सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन कैसे स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, और जो फेरस ऑक्साइड बनेगा यानी कि आयरन का जो ऑक्साइड बन रहा है वो हमारी कैसे स्टेट में होगा, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा यानी कि ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होगा। अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, अब इसको संतुलित करना है। संतुलन का अर्थ कि यह हमारी
अभिक्रिया, ये तीर का निशान बताता है कि तीर से इधर के जितने भी ये तो हैं ये हमारे हैं अभिकारक, और तीर के बाद जो भी कुछ है वह हमारा है उत्पाद। तो उत्पादों में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, अभिकारकों में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो इसी बात को यदि इन दोनों चीजों को हम आपस में बराबर कर देते हैं तो हम कहते हैं हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो अब देखें किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मान लेते हैं हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। हम क्यों ले रहे हैं ऑक्सीजन को, इन समीकरणों को संतुलित करने में आपको परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह दोनों तत्व क्या है, सिंगल सिंगल हैं, एकांकी हैं, एक एक हैं, तो इनको संतुलित करना आसान होता है। कैसे, हमने कहा जब मान लेते हैं ऑक्सीजन के कितने, यहाँ 3 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक अणु में दो परमाणु स्थित हैं। तो यदि बराबर करना है तो जैसे आप छोटी क्लासों में करते थे ना कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, इस तरीके से करते थे बराबर करने, ठीक वही तरीका है। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो प्लस तो हम कर नहीं सकते, हम इस वाले समीकरण में ये जो 2 है यहां की गुणा कर दी, और इस वाले ऑक्सीजन में ये जो 3 था इसकी गुणा कर दी। तो अब देखिए 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन के बाईं तरफ कितने होंगे, 6 परमाणु होंगे, और दाईं तरफ देखें तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, 6 परमाणु होंगे। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो गया, संतुलित हो गया है। अब आयरन के देखें तो आयरन का यहाँ केवल क्या है, 1 परमाणु, और यहाँ आयरन के कितने हैं, 2 दूनी 4 परमाणु। तो इसको संतुलित करना है, सीधे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4, और यह हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित समीकरण हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से करेंगे। अब अगली देखें, एक और हम ऑक्साइड ले लेते हैं जो आपकी किताब में दिया है, हमने दूसरा ले लिया। मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, MgO बन रहा है। तो क्या क्या है, यह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से कहीं किन किन अवस्था में होगी, ये तो सॉलिड अवस्था में होगी, तो ये हमारा क्या होगा, सॉलिड। ऑक्सीजन है तो ये गैस अवस्था में होगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। तो अब इस समीकरण पे आप गौर कीजिए, इसमें मैग्नीशियम के देखें तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है। ऑक्सीजन के यहां पर 2 हैं, यहां पर क्या है, 1, तो हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए यहां 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करिए तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए। लेकिन मैग्नीशियम के देखिए यहां पर पहले 1 था तो यहां भी 1 था, लेकिन अब यहां पर 2 हो गए। तो इसको संतुलित करने के लिए इधर भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी हमारे यहाँ पर 2 हो गए, दोनों तरफ क्या होगी, संतुलित होगी। तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, संतुलित। एक और समीकरण की में हम चर्चा करते हैं, वो हमारी होती है फास्फोरस की, यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए तो जो फास्फोरस जो हमारे पास होता है वह, उसका जो एक अणु होता है उसमें 4 परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो P4, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं, इसका ऑक्साइड बनाएं तो क्या बनेगा, ये बनता है P4O10 बनता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और बिल्कुल पहले की तरह ये हमारा सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, ये हमारे कैसे स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो अब ये क्या है हमारा फास्फोरस, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, इसका क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, ये कह सकते हैं, या गर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, इस रूप में आ गया। अब ये किस स्टेज में, ये सॉलिड है, ये हमारी गैसेस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में। अब इसको देखिए कैसे संतुलित करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 10। तो इसको संतुलित करने के लिए सीधे यहां पर क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए। तो P4 प्लस ये क्या गया, 5O2 से बन गया P4O10 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, एक संतुलित समीकरण बन गई। ऐसे यदि हम एक और एग्जाम्पल लें, और एक और एग्जांपल में हम ले रहे हैं, मान लेते हैं प्रोपेन ले रहे हैं, हमने क्या ली, प्रोपेन का दहन करवा रहे हैं,
दहन अब दहन होगा तो ऑक्सीजन तो जरूर होगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो नहीं होता। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो करें। प्रोपेन का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है C3H8। अब इसका दहन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा हमने कहा, तो क्या हो गया ऑक्सीजन। इससे क्या निर्माण हो रहा है, इससे जो निर्माण हो रहा है अगले स्टेप पे लिख रहे हैं, इससे हमारा एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारा क्या बनता है जल, यानी कि CO2 प्लस H2O। तो अब सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, हमने कहा प्रोपेन C3H8, और किस स्टेट में होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है। दूसरा आप जानते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन। ये भी किस स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। क्या बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह भी क्या होता है हमारा गैसीय अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कैसे स्टेट में, गैस में। और यह हमारा क्या बन गया, यहां पर ये लास्ट में क्या बन जाता है, जल बन गया। और ये कैसे स्टेट में, ये द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए देखिए जो आपका तत्व एकांकी बिल्कुल अलग है, इसको सबसे लास्ट में आप संतुलित कीजिएगा, क्योंकि वो करना आसान है। उसके आगे जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। जो चीजें आपस में जुड़ी हुई है पहले उनको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन से शुरुआत करते हैं। यहां कार्बन के कितने हैं, 3 दिए हुए हैं। यहां पर कार्बन का कितना है, यहां 3 परमाणु है, यहां पर केवल 1 परमाणु है, तो केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब क्या हो गया, C3H8 था, यहां पर C में 3 की गुणा कर दे तो कार्बन के भी कितने होंगे, 3 परमाणु होंगे। अब दूसरे स्टेप में हम चलेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने कहा एकांकी, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के कितने 8 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो आपको क्या करना है, इसे 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन के भी हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब देखिए बच गया क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 2 3 6, और ये ऑक्सीजन की 4 में गुणा हो रही है, यानी कि 4 परमाणु ये, तो 6 और 4 10। तो यहाँ ऑक्सीजन के इधर की ओर 10 हैं, इधर की ओर 2 हैं। तो यहाँ पर यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ऑक्सीजन के क्या हो गए, संतुलित हो जाएंगे परमाणु। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। जब हम बात करते थे, हमने आपको रासायनिक संयोग के नियम आपको बताए थे। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें भी आपने देखा था कि पहले हमने समीकरण को संतुलित किया था, तब उस नियम को हमने क्या करा था, प्रूफ किया था। तो यदि आपको समीकरण को संतुलित करना आता है तो आपके लिए आगे के जो टॉपिक्स होंगे काफी आसान होंगे। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।